वीक ब्रेकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना और खबर की शुरुआत, ये खबर यानी कि जो खबर आपको अलर्ट करती है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि भारत पहुंच चुका है एचएमपीवी वायरस। बेंगलुरु में एचएमपीवी वायरस का पहला केस मिला है। 8 महीने की बच्ची इस वायरस से संक्रमित पाई गई है। चीन में आपको बताएं कि तेजी से एचएमपीवी वायरस फैल रहा है। वहां पर हालात ऐसे हो गए हैं कि खचाखच हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, लंबी चौड़ी भीड़ नजर आ रही है और चीन में तबाही मचाने के बाद अब ये नए वायरस की एंट्री भारत में भी हो गई है। बेंगलुरु में पहला केस सामने आया है। 8 महीने की बच्ची इस वायरस से संक्रमित मिली है। इस वायरस का नाम है एचएमपीवी। आपको बता दें कि इसके जो लक्षण हैं वो शुरुआती लक्षण खांसी जुकाम जैसे ही होते हैं। गले में खराश होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और ऐसे में अमूमन लोगों को लगता है कि फ्लू होगा, लेकिन कई बार ये वायरस भी हो सकता है। ऐसे में सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। चीन में ये वायरस जिस तरीके से तबाही मचा रहा है, जिस तरीके से तेजी से पैर पसार रहा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल चीन की तस्वीरें हो रही हैं, दुनिया को हैरानी में डाल दिया है, दुनिया को चिंता में डाल दिया है। चूंकि ये वायरस बेहद खतरनाक है और ये खतरनाक खासतौर पर बच्चों के लिए है, ये खतरनाक खासतौर पर बुजुर्ग के लिए है, ये खतरनाक खासतौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी इम्यूनिटी है वो कमजोर होती है। तो ऐसे में आप लोगों को भी सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। वहीं इस बाबत महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। कोविड जैसे एचएमपीवी वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सर्दी खांसी के मरीजों के रोजाना सर्वे के निर्देश दिए गए हैं। स्वच्छता नियमों के पालन के भी आदेश दिए गए हैं। चीन में पहले एचएमपीवी वायरस को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि वायरस बेहद खतरनाक है और इसके पहले 20 साल पहले ये वायरस के बारे में जानकारी मिली थी चीन के अंदर, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब तक इसकी वैक्सीन नहीं बनाई गई है और इसीलिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दुनिया के लोग इसमें हैरान हैं, कई देश हैरान हैं और खासतौर पर चीन के जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके लिए चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। चूंकि जाहिर तौर पर अब इस वायरस की एंट्री भारत में भी हो चुकी है। बेंगलुरु में पहला केस सामने आया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है वो आपको हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। इस अलर्ट में कहा गया है कि रोजाना सर्वे करें, सर्दी खांसी के मरीजों की स्वच्छता नियमों का पालन भी किया जाए। तो चीन में मेटान्यूमोवायरस का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। संक्रमण बच्चों के अंदर इस कदर बढ़ रहा है कि अस्पताल में जगह नहीं मिल पा रही है। चीन से डराने वाली सामने आई हैं तस्वीरें जहां लोग अपने बीमार बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन अस्पताल में जगह नहीं मिल पा रही। चीन में बच्चों और बुजुर्गों को ये वायरस अपना सबसे ज्यादा शिकार बना रहा है और इसीलिए लगातार हम उन लोगों को सतर्क कर रहे हैं जिनकी फैमिली है, जिनके घर में बुजुर्ग हैं, जिनके घर में बच्चे हैं। चूंकि ये जो वायरस है ये सबसे जल्दी शिकार बनाता है बच्चों को और बुजुर्गों को। ये चाइना की तस्वीरें हैं, ये वायरल हो रही है तस्वीरें सोशल मीडिया पर। पूरी दुनिया इन तस्वीरों को देखकर हैरान है। उन्हें एक बार फिर याद आ रही है कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस से अभी हम बाहर ही निकले हैं कि एक और वायरस ने अटैक चीन में कर दिया है। और अब बात प्रशांत किशोर की करते हैं, क्योंकि बड़ी खबर यही है कि पटना में भूख हड़ताल पर बैठे जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आज ही प्रशांत किशोर को कोर्ट में पेश करेगी। जानकारी के मुताबिक प्रशांत किशोर को प्रतिबंधित क्षेत्र में आंदोलन करने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने समेत कई आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। पटना के गांधी मैदान थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। दरअसल पटना पुलिस ने आज सुबह करीब 4 बजे प्रशांत किशोर को हिरासत में लिया था। इस दौरान पुलिस और धरना स्थल पर मौजूद प्रशांत किशोर के समर्थकों के बीच झड़प हो गई थी। जन स्वराज पार्टी का आरोप है कि पुलिस ने प्रशांत किशोर के साथ बर्बरता की है। पटना के गांधी मैदान में पुलिस ने जैसे ही प्रशांत किशोर को हिरासत में लेने की कोशिश की, वैसे ही समर्थकों ने प्रशांत किशोर को घेर लिया। दोनों ओर से जमकर झड़प भी हुई, लेकिन पुलिस प्रशांत किशोर को हिरासत में लेकर पटना एम्स ले गई है। पटना में अनशन पर एक्शन। सो रहे थे प्रशांत किशोर, उठा ले गई पुलिस। गांधी मैदान में जमकर हुआ हंगामा।
बीपीएससी परीक्षा में कथित धांधली को लेकर जिस अनशन का आगाज जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष और उनके समर्थकों द्वारा किया गया था, उसके अंत के लिए पटना पुलिस प्रशासन ने ऐसा वक्त चुना कि किसी को उम्मीद नहीं थी। सुबह करीब 4 बजे के आसपास पटना पुलिस गांधी मैदान पहुंच गई और कड़ाके की सर्दी में रजाई तानकर सोए प्रशांत किशोर को अपने साथ उठाकर ले गई। लेकिन यह सब कुछ इतनी आसानी से नहीं हुआ। पुलिस को प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि गुस्साए समर्थकों ने इस दौरान जमकर हंगामा किया। पुलिस अरे तो प्रशांत सर का ये चश्मा देखिए, उठा करके फेंका गया। जब मैं बचाने के लिए गया तो उठा करके हमको इसमें चोट लगी है, इसमें चोट लगी है। इसके बाद जब मैं गया तो वो जो है गाली गलौज किया। इसके बाद जो है मेरा मोबाइल जो है छूट गया, तो मैं वो देखने के लिए गया तो जानकारी दी कि कहाँ लेकर जा रहे हैं? नहीं, ये कुछ जानकारी नहीं दिया है। लेकिन पूरी तैयारी के साथ पहुंची पुलिस ने अपने एक्शन में कोई कोताही नहीं बरती और प्रशांत किशोर को एम्बुलेंस में बैठाकर अपने साथ ले गए। इस दौरान उनके समर्थकों ने पुलिस पर प्रशांत किशोर के साथ हाथापाई और थप्पड़ मारने का भी आरोप लगाया। ये कहाँ लेके जाएगी सरकार ने जाने, लेकिन 3:30 बजे भोर में सोए हुए लोगों पे लाठी चलाना, लात चलाना, अब प्रशांत को मंच पर में पुलिस के द्वारा फेस पे मारा गया, मतलब जानलेवा हमला करने की कोशिश है। प्रशांत किशोर पर प्रशासन के द्वारा हाथ चलाना बिल्कुल निंदनीय है। ठीक है, इन्होंने किसी तरह गैर कानूनी काम नहीं किया। एक जगह पे उन्होंने सत्याग्रह का काम किया। इनके जुड़ाव से सरकार डर गई है। किसी को नहीं बताया गया है गुप्त रूप से कहाँ लेकर जा रहा है। इसी बात का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि कम से कम बताइए इनको कहाँ लेकर जा रहे हैं, और उनको बताया नहीं जा रहा है समर्थन। इस दौरान सर्दी से बचाव के लिए रखे गए गद्दे और कंबलों को भी एक गाड़ी में इकट्ठा कर लिया गया और उन्हें भी पुलिस अपने साथ ले गई। ये प्रशांत किशोर के अनशन का चौथा दिन था। महात्मा गांधी की जो है प्रतिमा देख रहे हैं और यहीं पे प्रशांत किशोर जो है वो 2 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठे थे और आमरण अनशन जो है वो था बीपीएससी का री एग्जामिनेशन की मांग को लेकर के प्रशांत किशोर, उनके समर्थक के साथ साथ जो बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ पे आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। हालांकि प्रशासन लगातार उनके इस आमरण अनशन को अवैध घोषित कर रही थी और प्रशांत किशोर से ये अनुरोध किया जा रहा था कि आप जो है जो धरना स्थल जिला प्रशासन की तरफ से तय किया गया है, सरकार की तरफ से तय किया गया गर्दनी बाग, वहां जाकर के आप आमरण अनशन कीजिए। लेकिन प्रशांत किशोर जो है वो मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि जब तक हमारी मांग नहीं मान ली जाएगी तब तक हम यहाँ पे डटे रहेंगे। आरोप है कि प्रशांत किशोर प्रतिबंधित क्षेत्र में धरना दे रहे थे। उन्हें गर्दनी बाग में धरना शिफ्ट करने का नोटिस दिया गया था। इस सिलसिले में उनसे कई बार आग्रह किया गया था, लेकिन वो गांधी मैदान में अनशन पर अड़े रहे। इसलिए उनके ऊपर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया गया। प्रशांत किशोर के खिलाफ 2 केस दर्ज किए गए और अब उन्हें कोर्ट में पेश किए जाने की तैयारी है। तमाम पोस्टर जो है ये सहारा था इस आंदोलन का, जिसके तहत जो है प्रशांत किशोर आवाज बुलंद कर रहे थे, सरकार के खिलाफ जो है आवाज बुलंद कर रहे थे। मैंने तो बस नौकरी मांगी थी, आपने लाठी मारा, थप्पड़ मारा, पानी से भिगाया, एफआईआर किया, अपराधी बना दिया। आयोग ही आयोग है, पटना में काबा, थप्पड़बाजी डीएम बा, बाहरी सरकार बा, लाठी वाली पुलिस बा, आयोग बा। तो इस तरह से पोस्टरों के जरिए, नारे के जरिए जो है सरकार को घेरने की लगातार कोशिश जो है प्रशांत किशोर की तरफ से की जा रही थी, उनके समर्थकों के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन सरकार जो है वो उनकी बातों को मानने को तैयार नहीं थी। सरकार ने साफ तौर पे कहा था कि कोई जो है एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, चूंकि बीपीएससी ने साफ तौर पे कह दिया है कि कहीं भी पेपर लीक नहीं हुआ है, कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। 2 जनवरी से प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे थे। फिलहाल पटना जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि प्रशांत किशोर समेत गिरफ्तार किए गए सभी लोग स्वस्थ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को बड़ी सौगातें देने वाले हैं। पीएम आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेलवे के कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। रेलवे में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए आज पीएम मोदी जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो जाएगी और आसपास के क्षेत्रों में विकास में भी मदद मिलेगी। पीएम मोदी आज तेलंगाना में
चल्लापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे और ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायनट रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला भी रखेंगे। तो आज पीएम मोदी जिस रेलवे डिवीजन का उद्घाटन करने वाले हैं उसकी मांग लंबे समय से हो रही थी। जम्मू रेलवे डिवीजन में बेहतरीन इंजीनियरिंग का कमाल भी देखने को मिलेगा। जम्मू रेलवे मंडल में अंजी खड्ड पर बना देश का पहला केबल रेल ब्रिज और कौरी में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल शामिल है। अंजी ब्रिज शिवालिक रेंज की 2 पहाड़ियों को जोड़ने के लिए बनाया गया है और यह ब्रिज हवा में झूलता है। इसकी खास बात यह है कि 213 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं भी इस पर बेअसर साबित होंगी। इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं भारतीय रेल का एक और इंजीनियरिंग मार्वल, जो कि भारतीय रेल का इकलौता केबल ब्रिज है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है जम्मू में और ये है अंजी ब्रिज। इसकी खासियत सबसे पहले मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊं। देखिए, आपने अक्सर जो ब्रिज देखे होंगे स्टील लोहे के बने हुए देखे होंगे बड़ी जगह पर। सबसे पहले आप ये जो देख रहे हैं एक पाइलैंड पर बना हुआ ये पूरा ब्रिज है। 96 केबल्स के साथ इसको तैयार किया गया है। ये ब्रिज जो है इसकी अगर खासियत की बात करें तो आप देखेंगे आसपास जिस तरीके की ज्योग्राफिकल कंडीशंस है उसके हिसाब से इसको तैयार किया गया है। आईआईटी रुड़की ने इस जगह के आसपास तकरीबन 350 किलोमीटर की रिसर्च की, वहां पर किस तरीके से भूकंप की स्थिति बनी रहती है। उसके बाद इसे सिस्मिक 5 जोन के हिसाब से तैयार किया गया है, जबकि ये सिस्मिक 4 जोन है। इसके अलावा ये 213 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवा को झेल सकता है, क्योंकि आप देखें किस तरीके की पहाड़ों के बीच में इसकी बनावट को बनाया गया है। साथ ही अगर, क्योंकि ये सेंसिटिव इलाकों में है, अगर किसी तरीके का कोई ब्लास्ट भी हो, 40 किलोग्राम तक का ब्लास्ट सहने की भी शक्ति इसमें है। और ये किस रूट पर है सबसे पहले ये जानना जरूरी है। ये यूएसबीआरएल यानी कि ये जो उधमपुर श्रीनगर और बारामूला वाली जो लाइन है उस पर यह पड़ता है। कटरा से रियासी का ये पूरा सेगमेंट है जहां पर इस ब्रिज को तैयार किया गया है। ये ब्रिज उस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो रेल लाइन के माध्यम से पूरे भारत को एक तरीके से जोड़ेगा, यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ेगा, उसका ये हिस्सा है। और यहां इस पूरे रूट की अगर बात की जाए, जो ये यूएसबीआरएल का पूरा रूट है उसमें बताया जा रहा है कि 36 तो टनल बने हुए हैं और उसके साथ ही पूरे रूट का जो पूरा 120 किलोमीटर के लगभग पूरा हिस्सा है वो केवल इन तरीके के टनल्स से ही बना हुआ है। और ऐसे में ये जो एक ब्रिज है वो जाहिर तौर पर यहाँ के लोगों की जरूरतों के लिए तो ठीक होगा ही, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास पहले कोई कनेक्टिविटी नहीं थी और जम्मू और कश्मीर को जोड़ने के लिए हाईवे या सीधा एयर का ही जो सहारा होता था। और जब बर्फ पड़ती थी तो हाईवेज काम नहीं करते थे, ऐसे में कनेक्टिविटी खराब हो जाती थी। ऐसे में ये रेलवे लाइन जो यहाँ से बिछ गई है ये अब लोगों के लिए बहुत रियायत रहेगी। जम्मू डिवीजन का ये पार्ट अंजी ब्रिज का ये जो हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं अंजी ब्रिज में जहां पर हम मौजूद हैं, एक और अपने आप में इंजीनियरिंग मार्वल है, खास तौर पर भारतीय रेलवे के हिसाब से। और अब बात दिल्ली के दंगल की करते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दे दिया है। कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने इस बार दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के सरनेम को लेकर टिप्पणी की है। रमेश बिधूड़ी ने कहा कि मालेना ने बाप बदल दिया और मालेना से सिंह बन गई। रमेश बिधूड़ी के इस बयान की जमकर आलोचना हो रही है। आम आदमी पार्टी ने रमेश बिधूड़ी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सबसे पहले आपको रमेश बिधूड़ी का वो बयान सुनवाते हैं जिस पर दिल्ली की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। कैसे लेकर आया? अरे ये मार्लिना ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। तो चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा कौन किसका बाप है। अगर सेंटिमेंट हर्ट हुए तो सारे सोशल मीडिया पे जो है वो पता चल रहा है कि सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं, तो वो डायरेक्टली माफ़ी मांगे और जिनके बारे में उन्होंने कहा है उनसे माफ़ी मांगे, हमसे क्यों। ये घुमा फिरा के खेद है कि क्या बात है। आप बाकायदा माफ़ी मांगिए। जिस अंदाज में आपने ये अल्फाज कहे हैं उसी अंदाज में आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। रमेश बिधूड़ी
एक भाजपा का नेता इतनी गंदी गालियां निकाल रहा है एक महिला मुख्यमंत्री को। सोचिए कितना अभद्रता और क्या उसका व्यवहार और क्या रवैया रहेगा एक आम महिला के प्रति। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की महिलाओं का बहुत साथ मिला है। उन्होंने भी बेटा और भाई बनकर दिल्ली की महिलाओं के लिए अनेकों काम किए हैं और इसी बात से भाजपा बुरी तरह बौखलाई हुई है और अब गालियों पे उतारू है। मैं आपको बता रही हूं कि उन्हीं महिला मुख्यमंत्री के आगे रमेश भिदुड़ी बुरी तरह हारेगा। दिल्ली की महिलाएं बदला लेंगी। दिल्ली विधानसभा से जुड़ी एक और बड़ी खबर है कि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गाली देने का आरोप लगाया है। पीएम मोदी ने कल दिल्ली में परिवर्तन रैली को संबोधित किया था, जिसके बाद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पीएम मोदी ने अपने 38 मिनट के भाषण में 29 मिनट दिल्ली के लोगों और दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गाली दी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोग इसका बदला जरूर लेंगे। प्रधानमंत्री जी 38 मिनट बोले और 38 मिनट में से लगभग 29 मिनट वो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गालियां देके गए हैं। चुन चुन के गालियां दे रहे थे। मैं देख रहा था, बहुत बुरा लग रहा था मेरे को। प्रधानमंत्री जी से इस तरह के, प्रधानमंत्री जी से लोग उम्मीद करते हैं एक विजन देंगे देश के लिए, एक विजन देंगे दिल्ली के लिए, एक बड़ा काम देंगे। आज सारे दिल्ली देहात के लोग बदला लेने के लिए बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी से। वो कह रहे हैं हमें विश्वास नहीं होता प्रधानमंत्री जी जो कह के जाते हैं, झूठ बोल के जाते हैं प्रधानमंत्री जी। फूल माला और प्रसाद लाने पर अब बैन लगा दिया गया है। इन बाहरी वस्तुओं पर मंदिर में ले जाकर चढ़ाने पर मंदिर प्रबंधन समिति ने रोक लगाई है। पुष्टि मार्ग संप्रदाय की धार्मिक परंपराओं और ठाकुर जी की सेवा के विशेष नियमों के तहत यह फैसला लिया गया है। पुष्टि मार्ग संप्रदाय के मंदिर में ठाकुर जी को कभी भी बाहर की सामग्री का भोग नहीं धराया जाता है और ठाकुर जी के लिए हर दिन विशेष भोग तैयार होता है, जिसे बिना किसी बाहरी शख्स के स्पर्श के तैयार करते हैं। बाहर से लाए गए फूल और प्रसाद श्रद्धालु हमेशा से मंदिर के सामने गैलरी में चढ़ा देते हैं। प्रबंधन समिति के इस फैसले से मंदिर के बाहर फूल बेचने वाले परेशान हैं। नहीं लगता है कि जो लोग मंदिर में प्रसाद बनाने वाले हैं वो बगैर सिले हुए वस्त्र पहनकर मंदिर में ठाकुर जी का प्रसाद बनाते हैं और वह ठाकुर जी को बना हुआ प्रसाद अंदर ही अंदर ठाकुर जी को जाता है और उसमें एक प्रावधान ये भी है कितनी देर भोग लगना है, ये भी एक प्रोविजन है। बाहर की सभी वस्तुएं जैसे प्रसाद, फूलमाला, इस सब का लाना बंद कर दिया गया है, क्योंकि पुष्टि मार्ग संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जहाँ ठाकुर जी की बाल स्वरूप की सेवा है और तिथि, घड़ी, पल और नक्षत्र के हिसाब से सभी कार्यक्रम का निर्धारण होता है। हमारे मंदिर में बाहर का प्रसाद इसलिए नहीं लगता है कि जो लोग मंदिर में प्रसाद बनाने वाले हैं वो बगैर सिले हुए वस्त्र पहनकर मंदिर में ठाकुर जी का प्रसाद बनाते हैं। पर्यटकों का स्वर्ण नगरी जैसलमेर आने का लगातार सिलसिला तेज है। पिछले कई दिनों से पर्यटक जैसलमेर के पर्यटन स्थलों को निहारने पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता सावलदान रत्नू ने सोनार दुर्ग में पर्यटकों से बातचीत की। छुट्टियों में लगातार पर्यटक जैसलमेर और संग घूमने पहुंच रहे हैं। जैसलमेर का सोनार दुर्ग, गड़ीसर लेक, पटवा हवेली, जैन मंदिर सहित अन्य पर्यटन स्थल पर्यटक पहुंचकर देखकर अभिभूत हो रहे हैं। जैसलमेर पिछले कई दिनों से पर्यटकों से गुलजार है। आज देशी और विदेशी पर्यटक जैसलमेर के पर्यटन स्थल पहुंच रहे हैं। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, दृश्य दिख रहे हैं, हम इस वक्त खड़े हैं जैसलमेर के सोनार दुर्ग के पास। सोनार दुर्ग के अंदर जैन मंदिर है, तमाम जो हवेली है, महल है और जो लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर के दर्शन के बाद पर्यटक यहाँ पहुंच रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर, कहाँ से आए हो जैसलमेर को लेकर, क्या कहोगे? हम लोग बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं। न्यू ईयर मंगाने यहाँ जैसलमेर और जोधपुर आए थे। कल से हम लोग, परसों से हम लोग यहाँ जैसलमेर में हैं। क्या कहोगे विशेष? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कलरफुल है, बहुत मजा आ रहा है। क्या कहोगे आप जैसलमेर को लेकर? बहुत ही सुंदर जगह है, लोगों को देखने और आना चाहिए। बहुत ही प्यारी हेरिटेज है हमारी। विशेष तो सारी चीजें ऐसी हैं कि आप जितनी चीजें देखते जाओ उतनी चीजों से प्यार होता जाएगा। ऐसी नक्काशी जो पहले कभी नहीं देखी वो यहाँ देखने को मिलती है। जैसलमेर में हम लोग गए थे सैंड ड्यू बहुत अच्छी जगह थी और जैसलमेर का किला तो बहुत ही अच्छा है।
जैसलमेर को लेकर आम पर्यटकों से क्या संदेश देना दोगे आप, जो आपको एक्सपीरियंस आपका? लोग आए देखें, बस गंदगी ना करें, सफाई रखें तो अच्छा रहेगा। कितने दिन का टूर है जैसलमेर का? बस कल वापसी है, 7 दिन का था। कितने दिन यहाँ घूम लिए? यहाँ आज जैसलमेर तीसरा दिन है, पहले 2 दिन जोधपुर में थे। देखिए जैसलमेर को निहारने के लिए देशी और विदेशी पर्यटक उत्साह के साथ आ रहे हैं। जैसलमेर की जो पुराने जो हवेली है, महल है, फोर्ट को जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं। सावल दान रत्नू, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर। और अब बात करते कड़ाके की ठंड की। जनवरी में जम्मू कश्मीर की वादियां रूई की फाहे से बर्फ की सफेद चादर से ढक चुकी हैं। पारा माइनस में है, लेकिन सैलानियों के जोश में यहाँ जरा भी कमी नहीं नजर आ रही। सफेद बर्फ से पेड़ ढके हुए हैं, वादी की हवा में ठिठुरन है। रूह कपा देने वाली ठंड में घाटी में लोगों का बुरा हाल है। पूरी तरह से डल झील जम चुकी है। गुलमर्ग हो या फिर सोनमर्ग या फिर श्रीनगर, हर कहीं बिछी बर्फ की सफेद चादर, शानदार नजारे देखने को मिल रहे हैं, जिसके दीदार के लिए पर्यटकों का पहुंचना जारी है। तो बात मौसम के मिजाज की हो रही है। पहाड़ में फिर से मौसम बदल सकता है, पहाड़ों में बर्फबारी हो सकती है। ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं मैदानी इलाकों में कोहरे और शीतलहर का कहर जारी है। ऐसे में अगर फिर से बर्फबारी होती है तो कड़ाके की ठंड में और इजाफा हो सकता है। दिसंबर जाने के बाद जनवरी में भी पहाड़ों पर बर्फबारी लगातार जारी है, जिससे वादियां पूरी तरह सफेद हैं। बर्फबारी की वजह से रास्ते भी बंद हैं, जिससे लोगों को परेशानी से दो चार भी होना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी हुई है, जिससे कई फीट बर्फ की परत दिखाई दे रही है। जहां बर्फबारी ने घाटी की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए हैं, तो वहीं बर्फबारी मुश्किल भी खड़ी कर रही है। जम्मू कश्मीर के तंगमर्ग में बर्फ की सफेद चादर से पहाड़ ढक गए हैं। रूई की फाहे जैसी बर्फ के साथ सैलानियों की मस्ती जारी है। कश्मीर की वादी में सैलानी खूब मजे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विजुअल्स के थ्रू हम आपको दिखाएंगे कि कितने खूबसूरत है गुलमर्ग, और जो रास्ता टांगमर्ग से लेके गुलमर्ग तक का है वो कितना खूबसूरत दिखता है। ये है गुलमर्ग रोड, आप देख सकते हैं दोनों तरफ से बर्फ है। और इसी के साथ बिग ब्रेकिंग में अभी के लिए